नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी का जो प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, उसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडिया और उसके नाम के बारे में, उसके अंदर जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उसकी लोकेशन के बारे में। एक्चुअली में इंडिया जो है वो कहाँ एग्जैक्टली लोकेट करता है और उसके अंदर की जो टाइम जोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते होंगे, भारत के जो हमारा पूरा जो अर्थ है वहां पर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो डार्क लाइन यहाँ से गुजर रही है आपकी 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। ये 0 डिग्री की लाइन को इक्वेटर कहा जाता है और इसी के ऊपर से यहाँ पर एक लाइन गुजरती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। उसी के नीचे यहाँ पर दूसरी लाइन गुजरती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये दोनों जो लाइन्स है 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है, नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करें। तो ऊपर वाले के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, और जो बीच वाली है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब देखिए, अगर इस लाइन की बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि भारत जो है वो इस इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में देखने को मिलता है आपको। और उत्तरी दिशा में अगर बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट जो है आपका इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर हम केरला कोस्ट की बात करें, बिल्कुल केरला की स्टेट्स की बात करें। अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या फिर जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये रहा आपका यहाँ पे भारत, और बिल्कुल सेंटर से इसको काटते हुए ये कर्क रेखा जा रही है। अब ये जो रेखाएं हैं, पहले हम इनका महत्व समझते हैं कि ये रेखाएं क्या है और क्यों ये ड्रॉ की गई हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो रेखाएं हैं लोकेशन बताती हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का लोकेशन बताने में हेल्पफुल होती हैं। उसके साथ साथ ये जो रेखाएं हैं इनका मतलब क्या है कि देखिए, ये जो ट्रॉपिक्स जो एरिया है या फिर जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ये वाला पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस वाले हिस्से में क्या खास बात है कि इसमें 23.5 डिग्री ऊपर से लेके 23.5 डिग्री जो साउथ वाला है और 0 डिग्री, ये पूरा जो क्षेत्र है इसके बीच में जो सूरज की रोशनी है वो साल के किसी ना किसी महीने बिल्कुल सीधी जरूर पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, जो इक्वेटर है या फिर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर तो सूरज की रोशनी 12 के 12 महीने सीधी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे या नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एरियाज ऐसे आते हैं जहां पर साल के किसी ना किसी महीने सनलाइट जरूर सीधी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीधी पड़ेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कभी सीधी नहीं पड़ेगी। सीधी पड़ेगी लेकिन कुछ कुछ महीने में पड़ेगी। जैसे अगर भारत की मैं बात करूं तो सूरज की रोशनी भारत वाले इस हिस्से में, वो वाले जो महीने होते हैं गर्मियों के, अप्रैल मई जून जुलाई, उन महीनों में बिल्कुल सीधी सनलाइट पड़ती है सूरज की। और ये सनलाइट जो है बिल्कुल स्लांटिंग या बिल्कुल तिरछी पड़नी शुरू कब होती है? जब सर्दियां आती हैं। उस टाइम पे आप मान के चलिए कि जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वाले जो महीने होते हैं उस टाइम पे यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही होती है, ना कि ऊपर की तरफ। तभी जब हमारे यहाँ पर सीधी सनलाइट पड़ती है भारत पर, उस टाइम पर यहाँ गर्मियां होती हैं, और जब बिल्कुल ठंड होती है उसका मतलब क्या है कि सूरज की सनलाइट अब भारत पर सीधी नहीं पड़ रही है, बजाय उसके सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर सीधी पड़ रही है। इसका भी रीजन क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। टिल्टेड इन द सेंस वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सन और अर्थ क्या है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। मतलब कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए उसे अपने एक्सिस से, जबकि वो 90 डिग्री का एंगल ना बना के यहाँ पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि कितना है, 90 डिग्री से जो गैप है वो कितना है, 23.5 डिग्री का गैप है। मतलब यहाँ 90 होना चाहिए था और यहाँ 66.5 होता है, तो ये जो बीच का गैप है ये 23.5 डिग्री का गैप है। अब इस गैप की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है वो झुकी हुई नजर आती है अपनी एक्सिस पे, और साथ में वो अर्थ जो है सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। तो रेवोल्यूशन के बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है पूरे रास्ते के बीच में, आप मान के चलिए ये सन है और अर्थ इसके अराउंड यूं रिवॉल्व करती है, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट सीधी पड़ रही होती है यहाँ पर, और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट सीधी पड़ रही होती है। तो ये टिल्ट की वजह से ही जो अर्थ है उस पे सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। खैर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब अर्थ अपने पाथ पर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, या फिर जो सूरज है उसके चारों तरफ घूमती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, घूमने के कारण एक समय ऐसा आता है जब अर्थ का जो कर्क रेखा है वहां पर सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है, सीधी पड़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब मकर रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर जो सीजन है वो देखने को मिलते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे अब उस पे आते हैं कि जो भारत है
उसके सेंटर से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा जो होती है वो गुजरती है, उसके मध्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब देखिए ये आपकी कर्क रेखा जा रही है तो ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला हो गया। अब खास बात क्या है कि ये जो कर्क रेखा है, मैंने आपको बताया ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, और यहां से लगभग यहां जैसे आपकी 0 डिग्री की, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, वो आपकी रेखा गुजर रही होगी। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र, इस हिस्से में कभी ना कभी जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है जहां पर अर्थ पर पूरी पृथ्वी में 0 से लेके 23.5 डिग्री के बीच का जितना भी क्षेत्र है पूरी पृथ्वी में, उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, या फिर उसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो उसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। तो ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, और हिंदी में अगर बात करें तो उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा। अब ये वाला जो क्षेत्र है आपका उष्ण कटिबंधीय या फिर इसको ट्रॉपिकल क्षेत्र कहेंगे। इस 23.5 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। यह आपका शीतोष्ण हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे टेम्परेट एरिया कहा जाएगा। तो ये वाला आपका टेम्परेट एरिया हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है या शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है, क्या वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है या फिर आपका टेम्परेट रीजन में आता है। तो इसका आंसर होगा कि भारत का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में नजर आता है, कुछ हिस्सा आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में नजर आता है, और कुछ हिस्सा आपका टेम्परेट रीजन में नजर आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली जो भारत ट्रॉपिकल हिस्से में है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत का आधा हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में नजर आता है, और आधा जो हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन में नजर आता है। और जो नॉर्थ का हिस्सा है, अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो ये जो कर्क रेखा से नॉर्थ का जो हिस्सा है वो लगभग डबल है। किसका डबल है, जितना हिस्सा साउथ में आता है। तो अगर आप इस रेखा को देखेंगे, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल कर्क रेखा जारी है, तो ये वाला जितना हिस्सा है इसका लगभग डबल जो हिस्सा है, ट्वाइस जो साइज है, वो आपको नॉर्थ में नजर आ जाएगा, उत्तर में नजर आ जाएगा। साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द कंट्री टैपर्स ओवर 800 किलोमीटर इनटू इंडियन ओशन। इसका मतलब क्या है कि अगर 22 डिग्री की मैं बात करूं, 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा गुजर रही है ये वाली, और इससे थोड़ा सा अगर मैं नीचे चला जाऊं तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ जैसे आपकी 22 डिग्री की रेखा जा रही है, जो क्या करती है, भारत के इस नीचे वाले हिस्से को क्या करती है, कोस्टल एरिया बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो पूरा हिस्सा है जितना 22 डिग्री से नीचे वाला, यहाँ पे 23 थे, उसी के नीचे 22 है, तो 22 डिग्री से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है भारत का, वो क्या है, तटीय क्षेत्र है आपका, मतलब कि कोस्टल एरिया है, मतलब कि समुद्र को टच करता है। और अगर मैं इससे ऊपर चला जाऊं तो ये सारा हिस्सा जो है ये क्या है, जमीनी क्षेत्र है, मतलब लैंड एरिया है, जो दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आप मान के चलेंगे कि जो 22 डिग्री की लैटिट्यूड है, उस रेखा से नीचे वाला जितना भी क्षेत्र है वो सारा क्या है, तटीय क्षेत्र है, मतलब तट बनाता है समुद्र के साथ, चाहे वो बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा हो, चाहे वो आपका अरेबियन सी वाला हिस्सा हो। लेकिन उस 22 डिग्री से ऊपर के जितनी भी लाइन है, ये वाली 22 डिग्री से जितना भी ऊपर का हिस्सा है, ये सारा क्या है, जमीनी क्षेत्र है, मतलब इसको कहीं से भी समुद्र टच नहीं करता है। उससे आगे अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ये कर्क रेखा है, ये आपको इंडिया के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका ये कर्क रेखा मैंने आपको बता दिया। आगे अगर बात करें, देयर आर वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम अभी तक बात कर रहे थे उत्तर से लेकर दक्षिण की, अब हम अगर बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम की, तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये रहा आपका पूर्व और एक रहा पश्चिम। यहां पर जो भारत की इस वाली जगह को टच कर रही है वो वाली रेखा 68 डिग्री की, जिसकी हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, हमने कल भी पढ़ा था। और ये वाली लाइन जो भारत को इस तरफ से टच कर रही है, ये आपकी 97 डिग्री की है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। सो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये भारत को ईस्ट और वेस्ट या फिर पूर्व और पश्चिम में टच कर रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि ये गुजरात में जो टच कर रही है 68 डिग्री, और ये जो अरुणाचल प्रदेश में टच कर रही है 97 डिग्री, इनके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर 29 मेंशन कर रखा है, एग्जैक्टली 29 नहीं है, 29 से ज्यादा है और 30 से कम है, तो हम मान के चलते हैं कि 30 डिग्री का अराउंड जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में।
अब होता क्या है, एक चीज समझने वाली क्या है कि ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती है ना, मान लीजिए यहाँ पर 68 डिग्री की है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 69 की, उसके बाद 70 की, फिर 71, फिर 72, 73, 74, इस तरह से करते हुए ये जो लास्ट में 97 तक जाएगी। तो ये हर डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड है इनके बीच में लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कहने का मतलब कि अगर ये 68 डिग्री वाली लाइन यहाँ से गुजर रही है लॉन्गिट्यूड, तो इससे अगली जो होगी 69 डिग्री वाली होगी, वो यहाँ से इसके पास से गुजरेगी, और दोनों के बीच में जो गैप होगा ये कितने टाइम का होगा, ये 4 मिनट का गैप होगा। इसको समझने के लिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूं। देखिए, सनराइज होता है ईस्ट में, ठीक है, सनराइज ईस्ट में होगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो सूरज की रोशनी है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अगर आप इसको अर्थ मान के चले तो अर्थ इस डायरेक्शन में घूमती है, अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो अर्थ है हमारी वो घूमती है इस तरह से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सन है और जो अर्थ है हमारी इस तरफ को घूम रही है, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगी, मतलब कि अर्थ के ईस्टर्न साइड में सबसे पहले पड़ेगी, और अर्थ के ईस्टर्न साइड में पड़ेगी। और अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के भी ईस्टर्न साइड में यहाँ पर पड़ेगी। अब मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश पे सनलाइट पड़ रही है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से 1 डिग्री आगे गए, मतलब कि 97 डिग्री से हम यहाँ पे इस साइड को तो हमें वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि घट रहा है इस तरफ को। तो 97 से 98 करेंगे, 96 करेंगे, 95 करेंगे, इस तरह से करते करते जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे 82 डिग्री एंड हाफ, यहाँ पर लगभग 82 डिग्री एंड हाफ आएगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 70 करते हुए इस तरह से कम होता हो जाएगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। मतलब कि सूरज की रोशनी जब 97 डिग्री मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ी थी, उसके बाद जब वो 96 डिग्री 96 डिग्री 25 मिनट तक पहुंची, तो इस टाइम पीरियड के बीच में, क्योंकि अर्थ घूम रही है, ठीक है, अब उस घूमने के साथ क्या होगा, पहले मान लीजिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उसके बाद जो अगली बार सूरज की रोशनी मतलब अर्थ घूमेगी और सूरज की रोशनी धीरे धीरे करके आगे तक पड़नी शुरू होगी। सन तो वहीं पे स्टेशनरी है, सूरज तो वहीं पर है, अर्थ घूम रही है। तो आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉल रखी है, उस पर आप इस तरह की लाइनें ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर टॉर्च से लाइट थ्रो करेंगे। अब आप उस बॉल को धीरे धीरे घुमाना शुरू कीजिए, तो होगा क्या, पहले एक लाइन पे जो टॉर्च की लाइट वो पड़ रही थी, उसके बाद जैसे ही आप उसे घुमाएंगे तो अगली लाइन पे टॉर्च की रोशनी जाएगी, फिर और घुमाएंगे अगली लाइन पे टॉर्च की रोशनी जाएगी। सेम उसी तरह से अर्थ के साथ होता है। तो इस लाइन पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उसके बाद जब अगली लाइन पे पहुंचेगी तो इस टाइम पीरियड में हुआ क्या, अर्थ घूमी, अर्थ तो घूमी लेकिन समय भी तो चल रहा है। अब समय कितना बड़ा इस टाइम पीरियड के बीच में, तो वो होता है 4 मिनट का। मतलब आप यूं मान के चलिए कि अर्थ अपने 1 डिग्री से अगले डिग्री तक पहुंचने में जितना समय लेती है वो 4 मिनट का लेती है। तो सूरज की रोशनी यहाँ पर 4 मिनट का डिफरेंस, आगे 4 मिनट का डिफरेंस, इस तरह से 4-4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की बात करूं तो ये टोटल डिफरेंस हो जाएगा लगभग 116 मिनट का। 116 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 116 मिनट कितने होंगे, 60 मिनट का आपका जो 1 घंटा होता है, और उसका डबल 120 हो जाएगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 घंटे का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह होगी तो वो मान लेते हैं कि 5 बजे वहां पे सूरज की रोशनी पड़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे मॉर्निंग हो जाएगी। और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में कितने बजे सुबह होगी, गुजरात में जो सुबह होगी वो आपके 2 घंटे बाद, क्योंकि सूरज अर्थ तो धीरे धीरे घूम रही है, तो वो जो टाइम पीरियड लगेगा यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंचने में, क्योंकि जब सूरज की रोशनी पहुंचेगी तभी तो सुबह होगी, तो जब यहाँ पे पहुंचेगी तो लगभग 2 घंटे बीत जाएंगे। मतलब कि टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 बज रहे होंगे। तो आप यूं मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो सुबह होती है वो 5 बजे होती है, और जो गुजरात में सुबह होती है वो 7 बजे होती है, ठीक है। अब ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, उसका ये जो डिफरेंस है ये इन लॉन्गिट्यूड्स की वजह से देखने को मिलता है आपको। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो रही है, और गुजरात जो है उसमें 2 घंटे बाद जो सुबह देखने को मिल रही है। सो ये आपका लॉन्गिट्यूड्स की वजह से या फिर अर्थ की रोटेशन की वजह से टाइम का डिफरेंस देखने को मिलता है। देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लगभग 30 डिग्री मैंने आपको बताया था, 29 से थोड़ा ज्यादा है, तो 30 डिग्री आप मान के चलिए कि लगभग 30 डिग्री का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है भारत की ईस्ट और वेस्ट के बीच में। और ये जो डिफरेंस है 120 मिनट के अराउंड 116 मिनट बन रहा है, तो लगभग 2 घंटे हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मतलब कि
जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां से और जैसलमेर मतलब राजस्थान की बात करें तो उनके बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है बिकॉज वी फॉलो वन स्टैंडर्ड टाइप, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सभी जगह पे टाइम का जो टाइम है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर जो अगर इंडिया में बात करूं कि अगर गुजरात में 5 बज रहे हैं तो आपके इलाहाबाद में भी 5 ही बज रहे होंगे, आपके अरुणाचल प्रदेश में भी 5 ही बज रहे होंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम एक नॉर्मल लाइन जो है उसको डिसाइड करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिसको IST जिसकी मैं बात कर रहा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो वो आपकी कहाँ से गुजरती है, यहाँ इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर आपका 82 डिग्री वाली लाइन आएगी। हमने इस लाइन को सेंटर वाली लाइन मान लिया है। अब देखिए मैंने बताया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर ये 2 घंटे का डिफरेंस हम यूं ही चलाते, हम अरुणाचल प्रदेश वाले कहते कि हम अपनी घड़ी पे 5 ही रखेंगे और ये यहाँ वाले कहते कि हम भी अपनी घड़ी पे 5 ही रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुबह जब होगी तो वो 5 बजे होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी 5 होता, यहाँ पर भी 5 होता, तो क्या फर्क आ जाता कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे मॉर्निंग हो गई, सन की लाइट पड़ गई, लेकिन सनलाइट धीरे धीरे आगे पड़ेगी और जब गुजरात में सनलाइट पड़ेगी तो वहां पर भी 5 बजने चाहिए थे नॉर्मली अगर देखा जाए। जब यहाँ पर 5 बजेंगे उस टाइम के बीच में हो क्या जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बज जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कि हमारे इंडिया के एक शहर में तो बज रहे होते 5 और दूसरे में 7 बज रहे होते, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो 82.5 डिग्री की जो लाइन थी, 82.5 वाली जो लाइन थी, उसको हमने एक सेंटर पॉइंट मान लिया और हमने कहा कि इस 82.5 पे जो टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश था यहाँ पे सनलाइट आई और जो गुजरात है अभी वहां आने में 2 घंटे का फर्क है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 82 डिग्री वाली जो लाइन है जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 बज रहे हैं, 82.5 डिग्री वाले पे 6 बज रहे हैं, तो वही सेम टाइम हम गुजरात में भी वही टाइम रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी वही सेम टाइम रखेंगे। मतलब 6 बजे मान के चलिए कि जब 6 बजेंगे तो उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 बज रहे होंगे। इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी जगह पर क्या सनराइज 6 बजे हुआ या किसी जगह पर 7 बजे हुआ या किसी का 10 बजे हुआ, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि जब 6 बजेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में सभी की घड़ियों पे 6 बजेंगे। तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड कर लिया गया। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है 82.5 डिग्री है, ये भारत के कंटेक्स्ट में है। ऐसी अर्थ के कंटेक्स्ट में भी एक लाइन है जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। चलिए आगे मूव करते हैं। ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद से जो लाइन गुजर रही है वो 82.5 डिग्री पर है और ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये जो लाइन है ग्रीनविच मेरिडियन से कितने डिस्टेंस पे है, लगभग 5.5 डिग्री के डिस्टेंस पे है। तो ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से गुजरेगी, वो आपकी इंग्लैंड के पास से गुजरेगी। यहाँ पर आपका इंग्लैंड है तो यहाँ से आपकी ग्रीनविच लाइन गुजर रही है। हमारी भारत की जो 82.5 डिग्री है वो यहाँ से गुजर रही है। तो इस तरह से ये जो लाइन्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, चौड़ाई जिनकी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के देखें तो ये यूएसए की अगर मैं बात करूं या फिर रशिया की बात करें तो रशिया का एरिया इतना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक लाइन डिसाइड कर लेते, मान लीजिए रशिया कहता है कि हमने भारत की तरह ही एक लाइन डिसाइड कर लेते हैं 82.5 डिग्री की, तो होता क्या कि रशिया का एक इधर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर तो सनराइज हो जाता 5 बजे, ठीक है, लेकिन जो सन की लाइट है धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचते हुए जो टाइम होता तो दिन हो जाता। दिन इन द सेंस कि यहाँ पर इस हिस्से में तो सुबह 5 बजे सनराइज हुआ और जैसे सूरज की रोशनी आगे बढ़ी तो इस टाइम पीरियड के बीच में जब यहाँ पे रोशनी पड़ती तो यहाँ पर आप मान के चलें कि दिन के 4 बज जाते, 3 या 4 बज जाते, और यहाँ पर 3 या 4 बजते और यहाँ पर टाइम कितना होता, ये आपका मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता। अभी देखिए क्या है कि सूरज की रोशनी यहाँ पे 5 बजे पड़ी और ये भी अगर लोग कहें कि हम भी 5 बजे ही सूरज की रोशनी मानेंगे कि सूरज की रोशनी 5 बजे सुबह पड़ रही है तो मॉर्निंग 5 बजे हो रही है, तो जब इनके यहाँ 5 बजेंगे यहाँ पर तो फिर आपका दिन का टाइम चल पड़ा होगा, दिन के 3 या 4 बज रहे होंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हम मान के चल सकते थे कि रशिया में एक साइड, रशिया कंट्री के अंदर ही एक जगह पर तो दिन के 5 बज रहे हैं और एक जगह पर अभी सुबह ही हो रही है। तो उस टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए या फिर ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए कई जो कंट्रीज होती हैं
वो कई डिफरेंट टाइम जोन्स को अपनाती हैं। इंडिया का तो एक टाइम जोन है, लेकिन रशिया के अंदर आपको 10-10, 11-11 टाइम जोन्स भी देखने को मिलेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं कंट्रीज की चौड़ाई के अकॉर्डिंगली। आगे अगर बात करें, अब हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, क्या भारत आपका एक ट्रॉपिकल कंट्री है या फिर टेम्परेट कंट्री है, तो देखिए उसका जवाब हमने स्टार्टिंग में दे दिया था कि हाफ ऑफ द इंडिया, जो आधा भारत का पार्ट है, वो आपका कर्क रेखा के अंदर आता है, उससे नीचे आता है, और आधा बाहर आता है। तो कुछ हिस्सा भारत का उष्णकटिबंधीय है, कुछ आपका शीतोष्णकटिबंधीय है। भारत का ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसमें अगर देखा जाए तो भारत एक कमाल की कंट्री है, एक डायनेमिक कंट्री है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर हिमालयस देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, हिमालयस की रेंजेस देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो आपकी मानसून के थ्रू आती है। मानसून विंड्स कहाँ से आती हैं, देखिए इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर आपको पहाड़ नजर आएंगे, ये वाला सारा हिस्सा क्या है, पहाड़ हाइट है, यहाँ से आपकी मानसून विंड्स आती हैं। बीच में भी आपके विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये माउंटेन रेंजेस नजर आएंगी। यहाँ पर आपको एक डेजर्ट नजर आ जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको मैदान नजर आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि भारत एक बड़ी डायनेमिक कंट्री है, बड़ी ही खास तरह की एक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेजर्ट भी देखने को मिल रहा है, पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ नीचे की तरफ को है, और यहाँ पर एक पठार भी है जिसको दक्षिण का पठार कहा जाता है, प्लेट्यू कहा जाता है, और इतना सारा हिस्सा जो है वो समुद्र को टच कर रहा है। तो ये जो अलग अलग विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, ये आपको विश्व के किसी और देश में देखने को मिले, ये इसके चांसेस बहुत कम है। तो ये भारत इसलिए एक बहुत ही खास देश बन जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें तो। आगे अगर बात करें तो देखिए जो भारत है उसके अंदर आपको क्या है, एक बहुत बड़ी फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भौतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, कई तरह के माउंटेन रेंजेस, जो रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में हिल्स नजर आ जाते हैं, बहुत सारा जंगल का घनत्व, जो जंगल है वो आपको नजर आ जाता है। उसके अलावा बात करें, जो इंडिया की लैंड की लेंथ है, मतलब जमीनी जो लैंड है, अगर ये वाली बात करें जहां से जमीन इसको टच कर रही है, ये वाला पूरा हिस्सा, तो ये कितना देखने को मिलता है, ये आपका 15,200 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ नजर आती है, जिसमें आपका पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, फिर तिब्बत हो जाएगा, फिर म्यांमार हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा, ये सारी कंट्रीज टच करती हैं। और अगर बात करें इसके कोस्टल एरिया के बारे में, तो कोस्टल एरिया कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर, ये वाला कोस्टल एरिया, मतलब जिसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है, ये सारा भारत का 6100 किलोमीटर का टोटल एरिया है। अगर आप 6100 के साथ ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाला क्षेत्र भी जोड़ देते हैं, तो हमारा जो टोटल तटीय क्षेत्र बनेगा वो 7516 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी भारत का ही एक हिस्सा है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तब आपका 7516 बनेगा, नहीं तो अगर मेन लैंड इंडिया को रखेंगे तो वो 6100 आपका टोटल जो है लेंथ रहेगी, जो भारत की टच करती है। अब भारत में एक तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, अरब सागर, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। कहाँ कहाँ पर है ये, देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपका अरब सागर है, ये अरब सागर जो है आपका इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, और इधर जो आपका है वो बे ऑफ बंगाल है, जिससे बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों तरफ क्या है, पानी नजर आएगा आपको। आगे अगर बात करें, जो इंडिया का नॉर्थ है, स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं नॉर्थ की, तो वहां पर हिमालयस देखने को मिलेंगे, हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, सुलेमान रेंजेस देखने को मिलेगी। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट वाली साइड में आपका मणिपुर वाला, ये वाला क्षेत्र, मणिपुर, नागालैंड, असम, जहां पर इन पहाड़ों को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और साउथ में अगर देखें तो आपका बहुत बड़ा एक्सटेंसिव ओशन है, ये सारा ओशन नजर आ जाएगा आपको। और जो कंट्रीज है भारत को टच करती हैं वो आपकी कौन कौन सी है, यहाँ पर अगर हम सिस्टमेटिकली स्टार्ट करें वेस्टर्न साइड से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पाकिस्तान नजर आ जाएगा, ऊपर कुछ हिस्सा थोड़ा सा अफगानिस्तान का टच करता है, उसके बाद इधर की अगर बात करें तो चाइना टच करेगा, जहां पर देन आपका नेपाल टच करेगा, नेपाल के बाद आपका भूटान आ जाएगा, भूटान के बाद इस तरफ म्यांमार आ जाएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। ये सारे एरिया जो है भारत की नेबरिंग कंट्रीज है, जो इसको जमीनी तौर पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। बात करें साउथ की, तो यहाँ पर आपको श्रीलंका भी नजर आएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत क्या है ना, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, एक आपको स्ट्रेट नजर आ जाएगी, जिसको पाल्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे आपका एक गल्फ भी है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में नजर आ जाएगी।
इस तरफ आपका श्रीलंका हो जाएगा और यहाँ पर आपका इस तरफ आपका मालदीव्स आपको नजर आ जाएगा। ये भारत के कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि भारत के साथ जमीनी तौर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ नेबर्स जरूर आपको नजर आ जाएंगे। तो ये सब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो भारत के और भारत के नेबरिंग एरियाज के बारे में इंपॉर्टेंट थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इंडिया से रिलेटेड थी, भारत और उसके नेबरिंग जो पड़ोसी देश है उनके बारे में थी। आगे अगर बात करें तो हमारे द्वारा गोयला क्लासेस के द्वारा RAS को टारगेट करते हुए जो कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं। प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स आपको करवाया जाएगा, 2 महीने के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है आपको करवाया जाएगा। ये आपका 2999 के अंदर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपका सब जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कुछ करवाया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1999 की है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपकी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सेक्शनल और आपका जो कंप्लीट GS का कोर्स है वो उसके टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे दोनों कोर्सेज को इकट्ठे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3999 के अंदर मिलेगी। इसमें खास बात क्या है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका सिस्टमेटिकली पढ़ाया गया होगा। स्टडी मटेरियल आपको बुकलेट्स दी जाएंगी जिसमें स्पेसिफिकली राजस्थान को फोकस किया गया है। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट होंगे। अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप किसी भी तरह की अगर कंफ्यूजन होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।